ये कहानी एक ऐसे शैतान के बारे में जिसने 2008 से 2015 तक बहुत सारे बच्चों के साथ रेप किया था और साथ ही उनका मर्डर किया था। ये स्टोरी है इंडिया के मोस्ट हॉरिफाइंग सीरियल किलर की। सो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रविंद्र कुमार का जन्म 1991 में उत्तर प्रदेश के बूडो डिस्ट्रिक्ट में हुआ। उसके पिता एक प्लम्बर थे और उसकी माता घरों में हेल्पर का काम किया करती थी। किसी भी बच्चे को अपनी ग्रोइंग पीरियड में अपने माँ बाप के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन रविंद्र के माता पिता ऐसा कर नहीं पाते थे क्योंकि वो काम में इतने ज़्यादा बिजी रहते थे ताकि वो अपना और अपने बच्चे का खाने का बंदोबस्त कर सके। और इसी वजह से दिन भर काम करने के बाद वो रविंद्र के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाते थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि रविंद्र की फैमिली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक थी और एक एक पैसा जो उनके घर में आता था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। और पैसे कमाने के चक्कर में वो रविंद्र पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिसकी वजह से उसकी परवरिश अच्छे से नहीं हो पा रही थी। जब रविंद्र थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसका मन बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं लगता था। और ये बात 90s की हो रही है। उस समय तो ऐसे छोटे छोटे शहरों में लोग एजुकेशन को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस देते थे। और क्योंकि रविंद्र के पेरेंट्स खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिसकी वजह से वो रविंद्र को भी ज़्यादा फोर्स नहीं करते थे पढ़ने के लिए। तो रविंद्र पढ़ाई में ज़्यादा अच्छा नहीं था। तो 6th क्लास में जब वो गया तो वो पढ़ाई से बहुत ज़्यादा तंग आ गया था और उसने वहीं स्कूल छोड़ दिया। रविंद्र की एक बात थी, रविंद्र बचपन से ही लोगों से बहुत ज़्यादा दूर रहता था और अपने घर में माँ बाप से बात ना करने की वजह से उसे लोगों से बात करनी ही नहीं आती थी। उसे ये भी नहीं पता था कि लोगों से आखिर बात कैसे करनी है। ये सब कुछ कहीं ना कहीं रविंद्र अवॉइड करता था या फिर उसे आता ही नहीं था। तो जब वो स्कूल गया तो उसके पास एक मौका था ये सारी चीज़ें सीखने का, ये सारी चीज़ें करने का, पर फिर भी उसने अपनी चॉइस से ये मौका ठुकरा दिया। और स्कूल ड्रॉप करने के बाद रविंद्र वापस उसी स्टेज पे आ गया था जहां वो किसी से बात नहीं करता था और दिन भर अकेला रहता था। वो हमेशा बस अपने काम से काम रखता था और वो बस तभी बोलता था जब उसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती थी। और अब वो एक ऐसा इंसान बन गया था जिसे बस अकेला रहना पसंद था। रविंद्र कुमार कुछ साल बूंदों में बिताने के बाद रविंद्र अब 17 साल का हो चुका था और अब उसे अपना पेट पालने के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि उसके घर वाले एज ज़्यादा होने की वजह से इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा पा रहे थे। पर रविंद्र ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, तो उसे एक अच्छी नौकरी मिलना या फिर एक नौकरी मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो उसने सब जगह अप्लाई तो करा था, लेकिन सब जगह से उसे रिजेक्शन मिला। उसके बाद रविंद्र बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था। उसके पास ना तो काम था और ना ही पैसा, और सरवाइव करने के लिए उसे इन दोनों चीज़ की ज़रूरत थी। इसलिए जब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा तो उसने मजदूरी, मैकेनिक, ड्राइवर और बहुत सारी चीज़ें करने का सोचा। पर बुडौन इतना छोटा था कि वहाँ लेबर का काम मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए 2007 में रविंद्र ने डिसाइड करा कि वो काम के सिलसिले में और काम ढूंढने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली बड़ी जगह है तो शायद उसे वहाँ काम मिल जाएगा। और लकीली वही चीज़ उसके साथ हुई। जब रविंद्र दिल्ली गया तो उसे वहाँ आते ही काम मिलना शुरू हो गया था और साथ ही साथ उसे रहने के लिए दिल्ली के एक स्लम एरिया में जगह भी मिल गई थी। लेकिन मजदूरी का काम उसे हर दिन नहीं मिल रहा था। तो जब उसके पास मजदूरी का काम नहीं होता था तो वो उस दिन कुछ और काम किया करता था, जैसे किसी होटल में बर्तन धो लिए या फिर झाड़ू मार दिया या फिर पोछा लगा दिया। जैसे कि आप सभी को पता ही है, मजदूरी का काम इंसान की बॉडी को पूरा निचोड़ देता है। लेकिन इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी और थोड़े बहुत पैसे जमा करने के बाद भी रविंद्र इन पैसों को अच्छे काम में यूज़ नहीं करता था। वो अपने कमाए हुए पैसों से दारू पिया करता था और साथ ही कभी कभी नशे भी कर लिया करता था। और रविंद्र की एक और बुरी आदत थी, वो गंदी मूवीज़ का शौकीन था। वो ना तो किसी से ढंग से बात करता था, उल्टा वो दारू पीने के बाद लोगों से मारपीट करता था। और अब वो एक ऐसा इंसान बन गया था जो दूसरों को चोट तो पहुंचाता ही था, पर साथ ही खुद को भी चोट पहुंचाता था। लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने ऐसी पॉर्न वीडियोस देखना शुरू कर दिया जिसमें छोटे बच्चे इन्वॉल्व हुआ करते थे। और ये बच्चों का इन्वॉल्वमेंट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होता था, क्योंकि उसे ये फिल्म्स देखकर एक अलग ही नशा महसूस होता था। लेकिन सच बात तो ये थी कि रविंद्र एक पीडोफाइल था जो कि बच्चों को गलत नज़र से देखा करता था। रविंद्र मूवीज़ में जो कुछ देखता था वो बात कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बैठ गई थी और अब उसे ये चीज़ कहीं ना कहीं खुद फील करने का मन होने लगा। पर ये सब चीज़ें करने से उसे एक चीज़ रोक रही थी
जो चीज थी उसका डर। लेकिन जैसे जैसे रविंद्र के दिन इस स्लम वाले एरिया में बीतते गए, वैसे वैसे उसने ज्यादा काम करना भी शुरू कर दिया। और जब वो ज्यादा पैसे कमाने लगा तो उसने ज्यादा दारू पीना भी शुरू कर दिया, और साथ ही कभी कभी वो ड्रग्स भी करने लगा। और इसी तरह 2008 में समयपुर बदली एरिया में रविंद्र ने एक लेबर की छोटी सी बेटी को अपना पहला शिकार बनाया। उस टाइम वहां मेट्रो का काम चल रहा था, तो जो लेबर्स थे वो उस टाइम पे वहीं रहते थे। उन्होंने अपनी छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई हुई थी, और उस दिन एक वर्कर अपनी छोटी बेटी के साथ अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा था, और उस बच्ची की एज 6 से 12 साल के बीच में थी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद वो मजदूर बहुत ज्यादा थक चुका था, जिसकी वजह से वो जल्दी सो गया। और उस टाइम पे रविंद्र भी वहीं मौजूद था। उसकी नज़र कई दिनों से उसकी छोटी बेटी पे थी। वो कई दिनों से उस लड़की पे नज़र बनाए हुए था, और उसे ये बात पता थी कि उस लड़की के पिता अब डायरेक्ट सुबह उठेंगे, और उसने इसी बात का फ़ायदा उठाया। तो इसीलिए जब वहाँ के सारे मजदूर सो गए तो ये रविंद्र के लिए एक परफेक्ट टाइम था, जब वो अपने काम को अंजाम देने वाला था। वो उस बच्ची के घर में गया और उसने उस बच्ची को पकड़ा और उसका मुंह बंद करके उसे अपने साथ बाहर ले आया। जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो बच्ची आधी नींद में थी। उसे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि वो जिसके साथ जा रही है वो उसके पिता नहीं है। तो रविंद्र को देखकर वो डर गई थी। छोटी बच्ची होने की वजह से वो चिल्लाने लगी, अपने पिता को पुकारने लगी। लेकिन रविंद्र उसे चिल्लाने नहीं देने वाला था। वो इस बच्ची को लेके एक सुनसान जगह में गया, जहाँ पे उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं था और ना ही वहाँ कोई आ सकता था। और वहाँ जाकर उसने इस बच्ची के साथ ऐसी ऐसी चीज़ें करी जो मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। तो तुम सोच सकते हो कि वहाँ क्या हुआ होगा। लेकिन फिर भी इस छोटी बच्ची ने हार नहीं मानी। वो फिर भी वापस लड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन साइज डिफरेंस और पावर डिफरेंस होने की वजह से एक छोटी बच्ची रविंद्र के सामने क्या ही कर पाती। इसीलिए जब उसके बचने की सारी उम्मीद खत्म हो गई तो उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि शायद कोई उसकी आवाज़ सुनकर उसे बचाने आ जाए। पर जो हुआ वो बिल्कुल ही उल्टा था। उसके चीखने की वजह से रविंद्र और ज़्यादा गुस्से में आ गया, और इसीलिए उसने उस बच्ची को मारना पीटना शुरू कर दिया था ताकि वो चुप हो जाए। पर उसके बाद भी जब वो बच्ची चुप नहीं हुई तो रविंद्र ने उसका गला दबा दिया, और उसके कुछ देर बाद उस बच्ची की मौत हो गई। उस बच्ची ने अभी तक अच्छे से दुनिया देखी भी नहीं थी, लेकिन रविंद्र ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पर अभी रविंद्र का काम पूरा नहीं हुआ था, और उसके बाद भी जो उसने किया उससे आप समझ पाएंगे कि रविंद्र मेंटली कितना ज़्यादा बीमार था। उसने इस बच्ची को मारने के बाद भी उसके साथ रेप किया, और तब तक उसने रेप किया जब तक उसका मन नहीं भरा, और उसके बाद उसने उस बच्ची की बॉडी को ठिकाने लगा दिया। और यहीं से रविंद्र के शैतान बनने की शुरुआत हुई। तो जैसे कि मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया था कि पूरे दिन काम करने के बाद रविंद्र जब घर आता था तो वो रात में दारू पिया करता था, और उसके बाद 8 बजे वो सो जाया करता था। और रात में जब उसकी नींद खुलती तो वो दोबारा अपने शिकार के लिए निकल जाया करता। वो पूरी रात जब तक वो उठा रह सकता था वो तब तक बस्ती में घूमता था। वो इन बस्तियों के बच्चों को देखता था और उन बच्चों को अगवा कर लेता था। और रविंद्र रात के अंधेरे में इसलिए निकला करता था ताकि उसे यह काम करते हुए कोई पकड़ ना ले। वो छोटी मोटी झोपड़ियों में चोरी छुपे घुसा करता था, और सोच के देखो, माओ के बगल से वो उनके बच्चों को उठा के बाहर ले आया करता था। इसके बाद वो इन बच्चों को बहुत दूर कहीं ले जाता जहां उनकी आवाज़ कोई सुन ना पाए। जो बच्चे ज़्यादा चिल्लाते थे या फिर अपने आप को बचाने की कोशिश करते थे, रविंद्र उन्हें जान से मार दिया करता था और फिर उनकी बॉडीज़ के साथ रेप किया करता था। और जब रविंद्र का मन भर जाता था तो वो उनकी बॉडीज़ को ठिकाने लगा दिया करता था ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए। ये काम करते हुए रविंद्र को उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी दर्द फील नहीं होता था, क्योंकि इस आदमी के अंदर दया नाम की कोई भी चीज़ नहीं थी। वो एक ऐसा शैतान बन चुका था, एक ऐसा जानवर बन चुका था जिसको रोकने वाला कोई भी नहीं था। उसके पास जब भी पैसे होते थे वो दोबारा दारू पिया करता था, नशे किया करता था, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। कभी कभी तो वो बच्चों की तलाश में 40 किलोमीटर दूर तक पैदल चले जाया करता था। और जो ये रविंद्र का नशा था ये उसके ऊपर हावी हो चुका था, जिसे पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो जब भी अपने घर से बाहर निकलता वो अपने जेब में कैंडीज या चॉकलेट लेके चलता ताकि वो बच्चों को लालच देकर उन्हें किडनैप कर पाए। जब भी उसे कोई बच्चा दिखता था तो वो उन्हें टॉफीज का लालच देकर उन्हें किडनैप कर लिया करता था, जिसके बाद वो बच्चे अपने परिवार वालों के पास कभी वापस नहीं जा पाते थे।
तो इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि वो इतने सारे बच्चों को मारता था, इतने सारे बच्चों को अगवा करता था, पर वो आज तक पकड़ा क्यों नहीं गया। ऐसा इसीलिए था क्योंकि उसका शिकार ज़्यादातर पिछड़े हुए घर के बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि उन्हें पकड़ना ज़्यादा आसान होता था। कई बार विक्टिम के पेरेंट्स उनकी रिपोर्ट लिखवाने भी पुलिस स्टेशन नहीं जाया करते थे, और अगर कोई भी अपने बच्चों की रिपोर्ट लिखवा भी देता था तो उनका केस आगे नहीं बढ़ता था, क्योंकि उन बच्चों की बॉडीज ही नहीं मिलती थी। वो अपनी लोकेशन हमेशा बदलता रहता था। वो दिल्ली के आसपास से ऑपरेट करता था ताकि उसे कोई पहचान ना सके, और जहाँ भी वो रहता था या फिर जहाँ भी वो काम करता था वहाँ उसे कोई पकड़ ना ले या फिर उस पर कोई शक ना करे। तो ऐसा करते करते कई साल बीत गए और रविंद्र का जो विक्टिम्स का नंबर था वो बढ़ता ही जा रहा था। जब वो उन बच्चों को मारता था तो वो बच्चे उसके सामने गिड़गिड़ाते थे, उसके सामने अपनी जान की भीख मांगते थे। लेकिन रविंद्र के अंदर दिल नाम की चीज नहीं थी और वो उन बच्चों के साथ जानवर से ज्यादा बदतर पेश आता था। हर एक बच्चे को मारने के बाद रविंद्र अपने इस काम में कंफर्टेबल होता जा रहा था, और इतने मर्डर करने के बाद भी रविंद्र खुले आम घूम रहा था। और शायद इसी वजह से उसके अंदर ये घमंड आ गया कि उसे तो पुलिस पकड़ ही नहीं सकती। वो चाहे कुछ भी कर ले, पुलिस उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। वैसे तो पहले वो 6 से 12 साल के बच्चों को ही अपना शिकार बनाया करता था, लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर की हैवानियत बढ़ती जा रही थी, उसने 2 साल के बच्चों तक को अगवा करना शुरू कर दिया था। और दिल्ली के जिन एरियाज के बच्चे वो उठाया करता था, उन एरियाज में दहशत का माहौल फैल गया था। तो करीबन साल 2013 में जहाँ जहाँ रविंद्र ने क्राइम करे थे वहाँ ये बात फैलने लगी, लोगों के बच्चे गायब हो रहे हैं, और इस वजह से लोग अलर्ट रहने लगे। तो रविंद्र ने सोचा कि मामला ठंडा होने तक वो अपनी मौसी के घर चले जाएगा, और अपनी मौसी के घर जाने के बाद भी उसने अपना काम बंद नहीं किया। वो रोज रात को बच्चों की तलाश में निकलता, उनको किडनैप करता, उनके साथ रेप करता, उन्हें मार कर दफना देता, और ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। और फिर कुछ टाइम बाद वो दिल्ली वापस आ गया, पर अब उसके पाप का घड़ा भरने में कुछ ही टाइम रह गया था, क्योंकि कुछ टाइम बाद ही उसका पर्दाफाश होने वाला था। और फिर 2014 में रविंद्र को इस चीज़ की वार्निंग मिल गई थी। रविंद्र ने बेगमपुर के एक लड़के को चॉकलेट का झांसा देकर उससे किडनैप कर लिया था, और इस बच्चे का रेप करने के बाद उसने उसके गले में चाकू मार दिया था। और चाकू से वार करने के बाद ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा था और उसका बहुत सारा खून भी बह रहा था। तो उसे मारने के बाद रविंद्र ने उसकी बॉडी को एक टैंक के अंदर डाल दिया। उसने सोचा कि अब तो इस बच्चे का इतना खून बह चुका है तो ये बच्चा मर ही जाएगा, लेकिन जैसा उसने सोचा वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। किसी चमत्कार की वजह से वो बच्चा बच गया था। जिस टैंक में वो बच्चा बंद था, उस टैंक में से बहुत ही ज़्यादा खून निकल रहा था, और ये चीज़ वहाँ के कुछ लोगों ने नोटिस कर ली थी। जिसके बाद लोगों ने उस टैंक की जांच करी और वहाँ उन्हें वो लड़का मिला, जिसके बाद उसे तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया और उसकी जान बच गई। इस बच्चे की जान बचने के बाद उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया, जिसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस वालों के पास पहुंच गई थी, और उसके बाद तुरंत उन्होंने रविंद्र को अरेस्ट कर लिया, क्योंकि पुलिस को जो हुलिया बताया गया था वो रविंद्र के साथ पूरा मैच करता था। जब रविंद्र को हॉस्पिटल लाया गया था इस बच्चे के सामने पहचानने के लिए, तब वो बच्चा किसी वजह से उसकी पहचान ही नहीं कर पाया, या फिर ये भी हो सकता है कि उस बच्चे ने रात के अंधेरे की वजह से रविंद्र का चेहरा ही ना देखा हो, जिसकी वजह से वो उससे पहचान नहीं पाया। इतनी मुश्किल से पुलिस ने रविंद्र को पकड़ा था। इतने सारे क्राइम करने के बाद भी उसे सजा नहीं मिली। क्या इतने सारे घर उजाड़ने के बाद, इतने सारे बच्चों को असॉल्ट करने के बाद, क्या रविंद्र को कभी सजा मिलने भी वाली थी? जैसे कहते हैं ना, जो पुण्य और पाप आप इस जिंदगी में करते हैं उस पुण्य पाप का फल आपको इसी जिंदगी में मिलता है, तो वैसे ही रविंद्र को अपने पापों का फल मिलने वाला था। अब 14 जुलाई 2015 की रात को बेगमपुर पुलिस स्टेशन में एक फैमिली अपनी 6 साल की बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाती है। उन्होंने पुलिस को बताया कि बच्ची सुबह घर से निकली थी और उसके बाद वापस नहीं आई। दरअसल बेगमपुर के उस इलाके में लोग झोपड़पट्टियों में रहते थे, जहाँ पे प्राइवेट टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, तो उन्हें वॉशरूम यूज करने के लिए पब्लिक वॉशरूम्स में जाना पड़ता था, या फिर वो खेत वगैरह में जाया करते थे। और वो बच्ची भी उस दिन सुबह खेत में गई थी, लेकिन नॉर्मली ये होता था कि वो 10-15 मिनट में वापस आ जाया करती थी, पर उस दिन बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था और वो वापस नहीं आई थी। और क्योंकि उसके स्कूल का टाइम हो गया था तो उसकी फैमिली ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया था। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी, लेकिन वो बच्ची उन्हें कहीं भी नहीं मिली। उस बच्ची को रास्ते में ही रविंद्र ने किडनैप कर लिया था।
और फिर रविंद्र ने उस बच्ची के साथ भी वही किया जो वो सारे बच्चों के साथ किया करता था, और इस बच्ची की बॉडी के साथ रेप करने के बाद उसने इस बच्ची को ठिकाने लगा दिया था। तो इस कंप्लेंट के बाद जब पुलिस ने 15 जुलाई को अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करी तो उन्हें जल्द ही उस बच्ची की बॉडी पास ही में मिल गई थी। उन्हें इस बच्ची की बॉडी के साथ एक ड्राइविंग लाइसेंस और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी मिले। ये सारे डॉक्यूमेंट्स किसी सन्नी नाम के इंसान के थे। तो जैसे कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि रविंद्र अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट समझता था, तो इसी वजह से उसने किसी और आदमी के डॉक्यूमेंट्स वहाँ फेंक दिए थे कि पुलिस उस आदमी को पकड़े, ना कि रविंद्र को। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। तो जैसे ही पुलिस सन्नी के पास पहुंची तो पुलिस को पता चला कि सन्नी का उस लड़की से दूर दूर तक नाता नहीं है और सन्नी उस बच्ची के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है। सन्नी को तो ये भी नहीं पता था कि वो बच्ची अपने घर से गायब हो गई है। और फिर बाकी के इंटेरोगेशन के बाद पुलिस को सन्नी ने बताया कि रविंद्र सन्नी का ट्रक मजदूरी के लिए ले जाया करता था और उन दोनों के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। कुछ दिन पहले रविंद्र ने 2 लोगों के साथ मिलकर नशे की हालत में सन्नी को बहुत ज़्यादा मारा पीटा और उसे जिंदा जलाने की कोशिश भी की, लेकिन सन्नी किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और रविंद्र ने उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका ड्राइविंग लाइसेंस और उसकी बाइक चुराकर वो वहां से भाग गया। पुलिस ने सन्नी की बताई गई बातों को पक्का करने के लिए वहां की सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और फिर फाइनली 19 जुलाई 2015 को इतने सारे बच्चों को मारने के बाद, इतनी सारी फैमिलीज को बर्बाद करने के बाद रविंद्र अपने घमंड की वजह से पुलिस के हत्थे चढ़ गया था। लेकिन पुलिस को ये सारी बातें नहीं पता थी कि उसने बहुत सारे बच्चों को मारा है। उन्होंने तो सिर्फ उसे एक बच्ची के केस के लिए अरेस्ट किया था। और जब बाद में रविंद्र से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने कम से कम 30 से 35 बच्चों को मारा है। रविंद्र ने 2008 से लेकर 2015 तक जितने भी बच्चों का मर्डर किया था, जितने भी बच्चों का रेप किया था, उसने वो कबूल कर लिया था और उसने पुलिस के सामने उन बच्चों के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उन बच्चों की बॉडीज कौन कौन सी जगह पे हैं और उसने उन बच्चों को कैसे मारा था। इतने सब चीज़ें होने के बाद भी उसके आंखों में शर्म नहीं थी और ना ही कोई दुख था और एट द एंड उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। फिलहाल रविंद्र कुमार का ये केस यहीं खत्म होता है। बाकी आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मोर ट्रू क्राइम वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में बताएं।